आप समझते हैं कि जैसे कि नॉन फाइनाइट में थोड़ा बहुत पढ़ाई हो चुकी थी, वहां से हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नॉन फाइनाइट में मैंने फाइनाइट के बारे में डिस्कस कर लिया था, नॉन फाइनाइट के बारे में डिस्कस कर लिया था, नॉन फाइनाइट के 3 काइंड्स होते हैं उसके बारे में डिस्कशन था। तो फर्स्ट में था इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि टू इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो टू इन्फिनिटिव का मतलब ही होता है कि टू प्लस वर्ब वन, ओनली भी वन। यहाँ पे 2 3 4 5 6 कोई भी काम नहीं करेगा, 8 9 कोई भी वर्ब होगा तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, यानी कि जहां भी रहेगा टू, तो टू के साथ आने वाला वर्ब हमेशा V1 रहेगा, केवल वर्ब वन रहेगा, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो 2 पॉइंट केवल पढ़ाई हुआ था आपका। थर्ड में है, समझिए, थर्ड में आफ्टर एनफ, आफ्टर एनफ, आप समझिए, ये रहा एनफ। एनफ का हिंदी होता है काफी, है ना। तो एनफ का हिंदी होता है काफी। तो आफ्टर एनफ टू इन्फिनिटिव इज यूज्ड। टू इन्फिनिटिव बोले तो 2 प्लस V1। तो जहां भी कहीं एनफ रहेगा तो एनफ के बाद जब भी आएगा तो टू इन्फिनिटिव यानी कि 2 प्लस V1 का यूज किया जाएगा, है ना। 2 प्लस V1 का यूज किया जाएगा, सॉरी। जब होगा तो जहां रहेगा एनफ तो इसके तुरंत बाद आएगा 2 प्लस V1। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जहां भी रहेगा एनफ उसके साथ जब भी आएगा तो 2 प्लस V1 आएगा। लाइक आई एम intelligent enough dash, I am intelligent enough dash you English, you English। आप समझिए, I am intelligent enough to, sorry, I am intelligent enough dash you English। Option A teaching, option B to teaching, C में taught, D to teach, to teach, है ना। तो आप समझिए कि यहाँ पे रहा एनफ, तो जहां भी रहेगा एनफ तो एनफ के बाद जब भी आएगा तो 2 प्लस V1 आएगा, है ना। तो 2 प्लस V1 आएगा, 2 प्लस V4 नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे 2 के साथ वर्ब में आईएनजी लगा, यानी कि वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। लेकिन कहते हैं कि जहां रहेगा एनफ तो एनफ के साथ जब भी आएगा तो 2 प्लस V1 आएगा। देयरफॉर आंसर बी तो होगा नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। रीजन की यहाँ पे 2 है और 2 के साथ वर्ब का कौन सा रूप हुआ, V1। कोई प्रॉब्लम आपको समझ आ रहा है सब लोगों को? ओके, नोट किया जाए इसको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब टू इन्फिनिटिव का पढ़ाई है। डन, ओके। अब समझिए, एक और एग्जांपल लीजिए। She is beautiful enough, she is beautiful enough dash him, dash him, A to impresses B, impress she, impress D, impressive। चार ऑप्शन आपके सामने है
है ना। तो अब समझना आपको है कि ये रहा एनफ, तो जहां कहीं एनफ रहेगा, जहां कहीं एनफ रहेगा तो फिक्स है कि एनफ के तुरंत बाद जब भी आएगा तो 2 प्लस एनफ के साथ 2 प्लस v1 आएगा। इसलिए आंसर ए बी सी और डी में से कौन होगा? तो देखिए जब 2 प्लस v1 हो गया, ये 2 के साथ v5 है तो v5 तो होगा नहीं, देयरफॉर आंसर आपका क्या हो गया? सी। कैन टेंस डिफर इंडेफिनिट, क्या है ये? लास्ट में बात कर लीजिएगा, थोड़ा कम समझ में आ रहा है चैटिंग का। ये कोई दिक्कत है आप लोगों को इसमें? ये तो पॉइंट समझ में आया ना? क्लियर है सबका? चलिए डन, मिटा दें। If the sentence is in past, then it... हाँ, ओहो, तो पास्ट से क्या मतलब है? हमें पास्ट से या प्रेजेंट से या पे टेंस से कोई लेना देना नहीं है। हमको तो मतलब है तो केवल एनफ से। फॉर एग्जांपल हमको मतलब है केवल एनफ से, जहां रहेगा वर्ड एनफ फिक्स है कि उसके साथ जब भी रहेगा तो 2 प्लस v1, हमें टेंस से कोई लेना देना नहीं। लाइक my father is rich enough, चाहे वो लगा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है जी? My father was rich enough dance a car, a car, है ना? A B by C to what D to by, है ना? तो अब समझना है हम लोग को कि वाज हो वर हो उसे कोई लेना देना नहीं है ना? तो वाज वर से कोई मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है एनफ से। तो जैसे एनफ आया तो एनफ कहता है कि हमको जब चाहिए तो 2 प्लस v1 चाहिए, यहाँ पे 2 प्लस थर्ड हो गया, थर्ड हो गया, तो क्या हमको चाहिए 2 प्लस v1, तो आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो? समझ आ गया इतना पर? क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब सुनिए, अब मेरी एक बात समझिए कि जनरली अगर हम आपसे कहें कि जनरली कि देखिए मेन वर्ब तो आपको सबको समझ आता है कि मेन वर्ब क्या होता है, तो जनरली VERB एक पॉइंट समझिएगा, ओके, कि वर्ब हो और फिर तुरंत बाद वर्ब हो, दो वर्ब साथ में आ गया ना, तो जब कभी दो वर्ब एक साथ ही आए, दोनों एक साथ, तो फिक्स है कि बीच में टू आएगा, तो बीच में क्या रहेगा? टू रहेगा। आपको इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है कि जब कभी वर्ब दो वर्ब एक साथ आ जाए तो फिक्स है कि टू आएगा, और टू जैसे आएगा तो उसके बाद वाला वर्ब क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा। बोले समझ आया कि जब कभी दो वर्ब एक साथ आएगा तो बीच में टू आएगा, एकदम फिक्स है कि आएगा ही आएगा, अगर टू हट जाएगा तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, है ना? तो जब कभी दो मेन वर्ब एक साथ आएगा तो उसके बीच में टू आएगा, और जैसे टू आया तो आने वाला वर्ब क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर कर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप समझते हैं। अगर हम कहें कि आई एम गोइंग बाय अ पेन, आप समझते हैं, आई एम गोइंग बाय अ पेन, वर्ब का मतलब होता है कि जिस हिंदी के लास्ट में नाम में पाई आता है पटना को छोड़कर, यानी कि जो भी हिंदी है जिसके लास्ट में नाम में पाई आ जाए उसको वर्ब कहते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं, गो, गो का मतलब होता है जाना, वो मतलब जाना, लास्ट में नाम में पाई, यानी कि ये हमारा क्या है? एक वर्ब है। चलो एक वर्ब। BUY, बाई का मतलब होता है खरीदना, नाम में पाई लास्ट में आया, यानी कि ये भी बाई हमारा क्या है? वर्ब है। तो आप समझिएगा कि बीच में क्या लगा?
कि इधर एक वर्ब इधर और एक वर्ब इधर, दो वर्ब एक साथ आ गया पास पास में। तो जैसे दो वर्ब एक साथ आएंगे तो ऊपर रूल क्या लिखा हुआ कि जब भी दो वर्ब एक साथ हो तो उसके बीच में क्या आना चाहिए, टू। टू यहाँ पे है नहीं है, तो नहीं है तो सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली क्या है, रॉन्ग है। इसके साथ आपको टू का यूज करना पड़ेगा। आई मीन आई एम गोइंग टू बाइंग अ पेन। अब बात समझिएगा, आई एम गोइंग टू बाइंग अ पेन, है ना, आई एम गोइंग टू बाइंग अ पेन। अब बात आपको समझना है कि गो वर्ब है, बाई वर्ब है, तो दोनों के बीच में क्या आना चाहिए, टू। मैंने टू दे दिया। अब सेंटेंस को देखना है, फिर रॉन्ग है। अच्छा चलो फिर देखते हैं। तो जैसे बीच में हमने टू दिया सेंटेंस तो सही हो गया, लेकिन फिर टू कहता है कि नहीं, मेरे तुरंत बाद वाला वर्ब कैसा होना चाहिए, तो V1 होना चाहिए, और आईएनजी लगा दिया तो वर्ब कैसा हो गया, और हो गया। इसीलिए यह आपका सेंटेंस क्या है, गलत, रॉन्ग हुआ ना। इसका सही फॉर्मेशन होगा कि आई एम गोइंग टू, अब आ जाएगा V1 टू बाई अ पेन। अब देखो तो सेंटेंस सही है, एक बार बीच में टू और टू के साथ आने वाला वर्ब क्या हो गया, V1 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर, बात समझ आ गया सबको, इसको नोट किया जाए, फास्ट नोट किया जाए, जिसको प्रॉब्लम होगा कुछ और एग्जांपल देते हैं, फिलहाल इसको नोट किया जाए। जब भी दो मेन वर्ब एक साथ होगा तो टू आएगा। नोटेड। अब बात समझिएगा एक, अब बात होती है कि इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी दो मेन वर्ब एक साथ आएगा तो उसके तुरंत बाद टू प्लस V1, यानी कि दो वर्ब के बीच में टू आएगा, और जैसे टू आया तो V1 का यूज होगा। अब समझिएगा कि अब बात यहाँ पे आती है, एक स्पेशल पॉइंट आपको समझाते हैं सर, स्पेशल, तो स्पेशल कहता है कि देयर आर सम वर्ड्स, देयर आर सम वर्ड्स after use टू प्लस V1, यानी कि टू इंफिनिटिव। अब बात समझिएगा कि कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद टू प्लस V1 का यूज किया जाता है, वो फिक्स है। आई एम स्टडिंग हार्ड टू स्कोर स्मार्ट इन द एग्जामिनेशन, ठीक ही तो है। आगे बताते हैं ना कुछ और पॉइंट। अभी हमने कहा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके तुरंत बाद टू प्लस तुरंत बाद, यानी कि ये रहा वर्ब और इसके तुरंत बाद कुछ नहीं आएगा, आएगा टू, और टू के तरफ तुरंत बाद क्या आएगा, वर्ब 1 आएगा। ये तो पहला पॉइंट हुआ। अब ये रहा पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट हम आपको इसके बाद बताते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके तुरंत बाद टू प्लस V1 आया। अब कुछ कहेगा थोड़ी देर में कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि वर्ब तो है लेकिन वो अपने तुरंत बाद टू नहीं, बल्कि कहता है कि हमको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ये वर्ब ऑब्जेक्ट लेगा और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद टू प्लस V1 लेगा। तो ये पॉइंट जो होगा हम इसके बाद में बताते हैं आपको, ठीक है। फिलहाल आपको समझना है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद फिक्स है कि वर्ब के तुरंत बाद टू प्लस V1 ही आएगा, राइट। तो चलिए कुछ वर्ब बता दें, कुछ वर्ब बता दें, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, attempt, effort, arrange, want, care, hope,
appear, chance, happen, forget, हो गया, intend, wish, decide, prefer, continue, promise, beg, pretend, fail, learn, offer, prepare, manage, propose, remember, इन वर्ड्स को देखा जाए, फिलहाल इन वर्ड्स को देखा जाए, इन वर्ड्स को देखा जाए कि ये जितने भी वर्ड्स हैं इटीसी और लगा के कि इनके बाद जब भी आएगा तो 2 प्लस v1 आएगा। देखा ओके, फर्स्ट वाला if a il fail, if a il fail, ओके, ये जितने भी वर्ब हैं इनके तुरंत बाद जब आएगा तो 2 प्लस v1 आएगा, जब भी आएगा तो 2 प्लस v1 आएगा। डन हो जाए तो बोलिएगा, बात समझ आ गया ना। वर्ड पर देते हैं, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना, एफर्ट बर्दाश्त करना, सहन करना, अरेंज किसी भी चीज को अरेंज किया जाता है जैसे व्यवस्थित करना, वांट चाहना, केयर ध्यान देना, होप आशा करना, ये सारा जो है एकदम बड़ा इजी वर्ड है। इसके तुरंत बाद फिक्स है कि 2 प्लस v1 आएगा, हटा दे इसे, ओके। तो ये जितने भी वर्ब हैं इसके तुरंत बाद जब आएगा तो 2 प्लस v1 आएगा। जैसे एग्जांपल हम आपको देते हैं जैसे he wanted dance, he wanted dance today's English, he wanted dance English, option A learn, method B to learn, C to learning, D to learn, है ना। आप समझना है आपको, हो जाएगा कि यहाँ पे वांट क्या है, वर्ब है, तो वर्ब है तो इसके तुरंत बाद जब भी आएगा तो 2 प्लस v1 आएगा, तो 2 प्लस v1 कौन है, b। बात समझ में आ रहा है। एक और देखिए, I cannot
effort best dash this shirt, ठीक है। ऑप्शन बाइंग, बी में टू बाई, शी में बाई और डी में बॉट। आप समझते हैं कि यहां पे कह रहा है कि एफर्ट, देखो तो उसमें वर्ड था एफर्ट, तो एफर्ट जब वर्ड है तो इसके तुरंत बाद मेन वर्ब आ रहा है। तो जैसे मेन वर्ब आएगा तो फिक्स है कि जहां भी रहेगा एफर्ट उसके साथ 2 प्लस V1 आएगा। तो V1 है और 2 लगा हुआ, आंसर आपका अगेन भी हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? एकदम क्लियर है सबका? हो चुका है, डन। आगे बढ़े अब। सुनाई दे रहा है सब लोगों को? आगे बढ़े, डन या नहीं हुआ अभी? ओके चलो, आप समझिए ये तो था कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके तुरंत बाद 2 प्लस V1 आता है ना। आप समझते हैं दिया words, there are some words that take 2 plus V1, 2 plus V1 यानी कि 2 infinitive after an object, after an object। अब बात समझिएगा, कहते हैं कि कुछ और वर्ब होते हैं, कुछ और वर्ब्स होते हैं that take, जो कि लेता है 2 plus V1, लेकिन कब? आफ्टर एन ऑब्जेक्ट। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे ये रहा हमारा कुछ वर्ड्स है ना, जो कहता है कि हमारे पास 2V1 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे और जैसे ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद में हम 2 प्लस V1 ले लेंगे। ये मेरा फंडा है। कुछ नहीं समझ में आया कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कहता है कि हम ऐसे सही नहीं है, हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब कि चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो हम गलत हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें किसी asked to sit here, अब बात समझिएगा, she asked to sit here, तो अब आप बात समझिएगा कि ये वर्ड क्या है? asked हुआ। तो asked ऐसा वर्ब है कि अपने बाद 2 प्लस V1 लेगा, लेकिन कब लेगा? जब इस आस्क के तुरंत बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया जाएगा तब। अभी हम वर्ब ये लिखवाते हैं, ठीक है, कि ये आस्क ऐसा वर्ब है जो कहता है कि हम 2 प्लस V1 तो लेंगे, लेकिन बिना ऑब्जेक्ट का हम नहीं लेंगे, हमको ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं देते हैं तो हम क्या हो गए? गलत हो गए। इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि शी आस्क्ड, ऑब्जेक्ट कोई भी दे देते हैं, जैसे मी ऑब्जेक्ट हो गया। अब चलिए मी हो गया, तो अब आराम से टू सिट हियर, टू सिट हियर, अब देखो सेंटेंस सही है, अब करेक्ट हो गया। रीजन कि आस्क के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, किस काम के लिए? 2 प्लस V1 का यूज होने के लिए। 2 प्लस V1 आएगा तो फिक्स है कि आस्क के बाद में किसका यूज किया जाएगा? मी का यूज होगा। फाइनल है, एकदम निश्चित। तो ऊपर वाला सेंटेंस गलत था, अब देखो नीचे वाला सेंटेंस क्या है? सही है। इतना केवल नोट कर लीजिए, कुछ वर्ब लिखवाते हैं, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ देते हैं हम आपको जल्दी। डन। ओके, अब समझिएगा कौन कौन वर्ब होता है, समझते हैं। आस्क, एडवाइस,
request, order, compare, allow, forbid, invite, oblige, permit, imagine, instruct, tempt, require, force, encourage, tell, teach। ये वर्ड देखिए, है ना? ask, advise, request, order, compel, allow, forbid, invite, oblige, permit, imagine, instruct, teach, tell, encourage, force, require, tempt। टेम्प्ट का मतलब होता है लालच, है ना? ये जितने भी वर्ड हैं, जितने भी वर्ब हैं, ये डायरेक्ट टू प्लस भी नहीं लेगा। जहां भी रहेगा उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए और तब जाके टू प्लस भी वन लेगा। समझा? इसको फटाफट नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए। हो गया? डन। लेकिन सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऑब्जेक्ट नहीं आता। देखिए जैसे आप इनडायरेक्ट में जाइएगा ना, जब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो डायरेक्ट जेरेंड लेता है, टू प्लस भी वो नहीं लेगा, है ना? इनडायरेक्ट में जैसे जाइएगा तो जो आपका है ना कि ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं लेगा तो डायरेक्ट वर्ब फोर दे देगा, वहां पर जेरेंड होता है। ही फॉरबिड गोइंग आउटसाइड, ही फॉरबिड गोइंग आउटसाइड, तो फिर वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो जेरेंड होगा, जो हम लोग आगे जेरेंड में पढ़ेंगे ऐसे वर्ड्स को, ठीक है ना? तो ये जितना भी वर्ब है इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तब जाकर टू प्लस भी वन लेगा, डायरेक्ट टू प्लस भी वन नहीं लेगा। रीजन कि इसके पहले हमने आपको एक एग्जांपल दे रखा है। क्लियर है? अब चलिए एक एग्जांपल फिलहाल देते हैं हम आपको। एक और एग्जांपल देते हैं। अगर हम कहें कि द टीचर allowed the students, the teacher allowed the students sit here, अब बात समझिए। द टीचर अलाउड द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स सिट हियर, है ना? तो अब देखते हैं कि अलाउ वर्ड है, द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आया तो ये V1 है केवल, तो कहता है कि V1 नहीं, टू प्लस V1 लेंगे हम, डायरेक्ट V1 नहीं लेके छोड़ेंगे, हमको टू प्लस V1 चाहिए। तो यहाँ पे सही इसका आंसर होगा कि द टीचर allowed the students to sit here। अब समझ आ गया पूरा? allowed the students to sit here,
यहाँ पे 2 नहीं था इसीलिए गलत है, यहाँ पे 2 प्लस V1 आ गया तो सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर है सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बेटा दें डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक रूल होता है हर जगह अप्लाइड है, एक जगह के लिए थोड़ी ना होता है कि यहीं पे केवल यहाँ पे अप्लाइड है, ये हर लाइन में हर पॉइंट में अलाउड है। अब चलिए अभी हमने सिखाया आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मैंने अभी लिखा कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कहता है कि हमको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे ये वर्ब है कहता है कि हमको ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट के बाद हम 2 प्लस क्या लेते हैं, V1 लेते हैं। अभी फिलहाल हम लोगों ने ये पॉइंट पढ़ा, हमारा फिर समझिए। तो ये वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, इसके तुरंत बाद क्या 2 प्लस V1 आता है, ठीक है। अब चलिए एक पॉइंट सिखाते हैं नोट में। नोट कहता है but when these verbs are used, when the verbs are used in passive voice, when the verbs are used in passive voice, they take 2 plus V1। बात समझ आई? तो हमने कहा आपसे कि कुछ मतलब कि जो वर्ब मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन 2 plus V1 without an object। अब बात समझते हैं सर। यहाँ पर हमने कहा कि जैसे ही इन वर्ब्स का यूज हम पैसिव के सेंटेंस में करेंगे, जैसे ही अभी जितना वर्ब मैंने लिखवाया पैसिव के सेंटेंस में करेंगे, तो फिर विदाउट एन ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट का वो 2 प्लस V1 ले लेगा। कब? जब सेंटेंस पैसिव में रहेगा तब। बात समझ आए? हमने कहा कि ये वर्ब्स हैं जो ऑब्जेक्ट लेगा तब 2 प्लस V1, लेकिन यही वर्ब्स हो लेकिन सेंटेंस हमारा पैसिव में हो तो ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, सीधा क्या ले लेगा 2 प्लस V1। तो फिर आपके दिमाग में बात घूम सकता है कि फिर अब सेंटेंस को पैसिव कैसे पहचानेंगे कि कौन पैसिव है कौन एक्टिव है, घूम सकता है ना। तो अब आपको पैसिव का भी पॉइंट हम समझा देते हैं, ठीक है। अब देखो टू बी वर्ब आपको हमने मॉडल में पढ़ाया था, टू बी वर्ब। तो टू बी वर्ब का मतलब क्या होता है, इज एम आर, was were। तो चलिए ये एक पॉइंट हुआ। अगर बीन लगा हो, अगर बी लगा हो, अगर बीन लगा हो, ये वर्ड दिखाई दे रहा है चार, यानी कि इज एम आर was were, बीन बी बीन। ये समझ आ रहा है सबको? एक सेकंड, हमने कहा कि इज एम आर was were बिन बी बिन, ये ऐसे वर्ड्स हैं कि इनके तुरंत बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, ये वर्ड्स इनके तुरंत बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो इस सेंटेंस को पैसिव कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, पैसिव कहते हैं। अब बात समझ आ रही है क्या? कि हमने कहा कि इजेम और was were बिन बी बिन, है ना। तो इसके तुरंत बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए केवल, तो सेंटेंस क्या कहलाता है, पैसिव, ठीक ना। तो हमने कहा कि जैसे ये वर्ब पैसिव में यूज होगा, जो अभी लिखवाया था हमने, जैसे ये पैसिव में आएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, 2 प्लस ऑब्जेक्ट लेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि he was compelled, है ना, me to, he was compelled me to go
आउटसाइड, है ना, गो आउटसाइड। अब देखो ये कहता है कि he was compelled। आप अच्छा आप देखो तो जो अभी अभी वर्ड लिखा है जो था सीरीज में, क्या उसमें कंपेल वर्ड है क्या? कंपेल, COMPEL, कंपेल वर्ड होगा? यस सर। तो आप समझिए कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना। तो आप देखिएगा कि इजेमा 5 वर्ड, ये 5 वर्ड हुआ, तो 5 वर्ड के तुरंत बाद अगर वर्ब थर्ड आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? पैसिव। तो देखो तो वाज है, तो जैसे ये वाज आया तो वाज के तुरंत बाद ईडी लग गया, यानी कि वर्ब का कौन सा रूप हुआ? थर्ड, यानी कि सेंटेंस हमारा क्या है? पैसिव है। तो पैसिव कहता है कि इन वर्ड्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। क्या लिखा हुआ है? विदाउट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, वहां पे डायरेक्ट क्या आएगा? 2 प्लस V1 आएगा। इसलिए यह सेंटेंस हमारा क्या है? गलत है। यहाँ पे मी की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सही होगा कि he was compelled, he was compelled to go outside, to go outside, he was compelled to go outside। हो जाएगा। अब इसको चेक कर लीजिए, चार्जिंग लगाइए उधर से पीछे पीछे। अब समझिए, तो देखिए तो कंपेल पैसिव में आ गया तो 2 प्लस V1 ले लिया, ऑब्जेक्ट छूट गया। अब ये सेंटेंस जाके क्या हुआ? करेक्ट। अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ, अदरवाइज वो रॉन्ग था। क्लियर हुआ? जस्ट वन मोर, जस्ट वन मोर, मिटा दे इसे। अब समझिए, he was encouraged, he was encouraged dash in the river, in the river, A her to swim, B में to swamp, C में to swim और D में swim, D में swim। अब बात समझिएगा कि he was encouraged, है ना, he was encouraged dash in the river। सब कोई आंसर दीजिए तो इसका क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ये रहा V2, ये रहा खाली V1, ये रहा ऑब्जेक्ट के साथ 2 प्लस V1 और ये रहा 2 प्लस V1। आंसर ए बी सी डी। बी, सी, बी आयुष। अब देख तो भाई इनकरेज वाज के साथ में ये वर्ब थर्ड है, तो जैसे ही इनकरेज वाज के साथ ये वर्ब थर्ड आया, इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस हमारा पैसिव है, सेंटेंस हमारा पैसिव है। तो अब समझिए, ये जो स्वाम है, स्विम का V2 होता है, स्विम का V2 होता है, तो बोलो 2 के साथ V2 आएगा कि 2 के साथ V1 आता है? तो अभी बताया गया कि जहां रहेगा 2 उसके तुरंत बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? 1 आएगा। जब आएगा तो पहला आएगा, पहला 1। तो ये तो V2 है, तो V तो गलत हुआ फिर। याद रखिए 2 प्लस V1 स्विम, SWIM स्विम। तो ये रहा हमारा V1, तो V1 का आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। याद यही रखना है कि 2 जहां दिखेगा उसके तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो। अब समझ आया? आया कुछ समझ में? पॉइंट क्लियर है? चलो आप समझते हैं आगे।
ये हो गया कि कब 2 प्लस v1 लगाना है, कब ऑब्जेक्ट प्लस 2v1 लगाना है, फिर कब उसी को के पैसी में 2 प्लस v1 लगाना है। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ? अब समझिए, अब है कि देखिए आफ्टर WH word, आफ्टर WH word, WH word का मतलब समझ में आता है? What, how, when, where, why, ये सब वर्ड क्या होता है? WH word कहलाता है। इसको WH word बोला जाता है, WH word है ना। ये सब जो होता है WH word कहा जाता है। ओके, तो आफ्टर WH word 2 plus v1 है ना, 2 plus v1 is used, यानी कि जब WH word हो और इसके तुरंत बाद मेन वर्ब आएगा तो मेन वर्ब के तुरंत बाद किसका यूज होना चाहिए? 2 plus v1 का। ये जैसे WH word आएगा, अगर तुरंत बाद v1 वर्ब आ रहा है तो उसके साथ 2 plus v1 लग जाएगा। क्लियर है? समझिए, हम कहें कि what do now, what do now, तो आप समझिए what क्या है? WH word हुआ है ना, तो WH word के तुरंत बाद ये क्या है? v1 है, यानी कि मेन वर्ब आ गया। तो जब WH word होगा, अगर v1 आएगा तो उसके पहले क्या होना चाहिए? तो do होना चाहिए। Therefore ये सेंटेंस क्या हुआ हमारा? रॉन्ग हुआ। इसका सही फॉर्मेशन होगा कि what to do now। बात समझ आया? पर के नहीं दिख रहा है, ऊपर लिखे। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। हो गया? आफ्टर WH word, ये WH word हुआ, सबको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो 2 plus v1 आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट v1 मैंने देने के लिए तो दे दिया, लेकिन सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। डन। एक और एग्जांपल समझते हैं। हम कहें कि देखिए overdance is a problem, is a problem। A, sit, B, sitting, C, to sit, और D, to sitting, to sitting। अब देखिए आंसर A, B, C या D होगा। Where tense is a problem, है ना, A, B, C या D। एक आदमी का आंसर आया, बस एक आदमी का आंसर आ रहा है। I want everyone to answer, I want everyone to answer। She, only for now rest, जल्दी जल्दी, 1 2 3 4 हो गया। अब कि WH word है, कहाँ गया WH word, तो जैसे WH word आया तो इसके साथ 2 plus v1 का यूज होगा। तो 2 plus v1 का मतलब क्या होता है? आंसर सी। बोलिए कोई दिक्कत? क्लियर कट है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। समझिएगा एक बात। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब वर्ब हो फिर वर्ब हो तो बीच में हम किसका यूज करेंगे? टू का। और जैसे टू लगा तो आने वाला वर्ब क्या होगा? v1 होगा। यही पढ़े थे ना? अब समझिए, एक पॉइंट समझिए, फिर एक नोट समझते हैं। लेकिन KNOW ये नो वर्ड हुआ ना, जैसे ये नो वर्ड हुआ, जैसे नो हुआ तो नो के बाद अगर कोई वर्ब आ जाए तो यहाँ पे टू का यूज नहीं बल्कि किसका यूज किया जाता है? हाउ टू का। समझ आया क्या? कि जब कभी नो लगा हो तो नो के बाद जब कभी नो लगा हो तो उसके साथ केवल टू नहीं बल्कि हाउ टू का यूज किया जाएगा। जैसे टू आया तो आने वाला वर्ब फर्स्ट हो गया।
फॉर एग्जाम्पल आई नो दैट प्रिपेयर टी। अब समझिए, आई नो दैट प्रिपेयर टी। ऑप्शन ए टू बी हाउ टू। ए होगा कि बी होगा, देखिए सर, ए होगा या आंसर बी होगा, टू होगा या हाउ टू होगा। तो समझने वाली बात है कि नो है, तो नो के साथ किसका यूज किया जाएगा, तो हाउ टू। आंसर आपका क्या हो गया, बी, ठीक ना। तो देखिए ये जो हुआ आपका टू इन्फिनेटिव खत्म हुआ, आपका टू इन्फिनेटिव खत्म हुआ, लेकिन हमने पेज पलट के देखिएगा तो मैंने बताया था कि इन्फिनेटिव के दो पार्ट्स होते हैं, एक 2 + v1 और एक बेयर इन्फिनेटिव। देखिएगा लिखा होगा बेयर, BARE, बेयर इन्फिनेटिव, समझिएगा। है ना, तो बेयर वर्ब होता है, बेयर इन्फिनेटिव के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है 2 + v1 और एक होता है बेयर। तो 2 + v1 हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग को पढ़ना है बेयर। तो चलो अब बेयर समझाते हैं, क्या होता है आखिर बेयर। समझिए कि बेयर क्या होता है, हेडिंग दिया जाए बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। तो बेयर इन्फिनेटिव होता क्या है थोड़ा समझिएगा। कैसा है कि बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव मींस, बेयर इन्फिनेटिव मींस वर्ब विदाउट टू। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, वर्ब विदाउट टू, यानी कि ऐसा वर्ब जिसके, आप बता तो रहे हैं, अभी बता रहे हैं, बस समझते जाइए कि बेयर इन्फिनेटिव मींस वर्ब विदाउट टू, यानी कि कोई ऐसा वर्ब जिसके साथ टू का यूज ना हो, ऐसा वर्ब जिसके साथ टू का यूज ना हो, तो वर्ब के पहले टू का यूज ना होना बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। और टू नहीं भी रहेगा तो जैसे बात आए ना कि बेयर, अगर जब कभी बात आए कि यहाँ पे बेयर यूज होगा तो आप समझ जाइए कि हम कर रहे हैं कि खाली v1 होगा। क्या होगा, केवल v1, कभी भी 2 3 4 5 नहीं आएगा, जब आएगा तो v1 यानी वर्ब। बात समझ आया कि बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि वैसा v1 जिसके पहले टू का यूज ना हो, इसको कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। अब बात समझ, अब बात बताते हैं कि इस बेयर का यूज कहां कहां होता है, हमें अब पढ़ना है कि इस बेयर का यूज यानी कि v1 का यूज कहां करेंगे, है ना, तो ये सीखना है। बेयर समझ में आया, जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे देखिए हम कहें कि आई कैन टीच यू, आई कैन टीच यू। तो अब समझिए कि यहाँ पे तो एक कैन है, कैन के साथ लगा टू और टू के साथ लगा v1। तो अभी हम आपको रूल पढ़ाते हैं कि देखो कि कैन मॉडल है, कैन हमारा क्या है, मॉडल। तो कभी भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा बेयर का यूज किया जाता है। 2 + v1 का ना बेयर का यूज किया जाता है ना। तो यहाँ पे जैसे बेयर आएगा तो बेयर का मतलब क्या होता है कि वर्ब विदाउट टू, वर्ब तो रहेगा लेकिन टू यहाँ पे नहीं रहेगा, और टू हट जाएगा फिर भी वर्ब का कौन सा रूप रहेगा, v1 रहेगा। बात समझ आया, हाँ जी सही है अनुष्का, आपका सेंटेंस सही है। तो बेयर वहां पे हमें यूज करना है, क्लियर कट। चलिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, ये रहा रूल नंबर 1। अब बेयर का यूज सीखते हैं हम लोग, है ना। देखिए रूल नंबर 1 कि आफ्टर LET, लेट, आफ्टर LET
T. Late plus object. After late plus object. Where यानी कि verb 1 is used. खुद खाते ही लेट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद वेयर आता है, वेयर यानी कि खाली V1। बात समझ आया कि जहां भी रहेगा लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद वेयर आएगा, कभी भी टू इंफिनिटिव का यूज नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल लेट मी dance now, let me dance now। A go, B went, C going और D to go, to go। अब बताएं कि आंसर यहाँ पे क्या होगा, A होगा, B, C या D होगा। फटाफट सबको गो, एवरीवन गो। A जल्दी जल्दी फास्ट। ओके 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 चलो फिर लेट है तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट है तो लेट के साथ ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट के साथ जब भी आएगा तो वेयर यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी कि आंसर क्या हो गया ए। बात समझ आ रहा है? अरे डी कौन है भैया? शिखर देख तो भैया, लेट है ऑब्जेक्ट है तो वेयर माने खाली भी मिलेगा ना, तो डी में तो 2 + V1 है तो डी आंसर गलत। चलो एक और एग्जांपल देते हैं, इसको नोट करो फटाफट, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट बेटा दें। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब समझिएगा, हम कहें कि लेट भर the homework, the homework, later dash the homework। A completed, completed। B completes, completes। C में completed या complete, complete और D में to complete, है ना? अब समझिए आंसर क्या होगा एवरीबॉडी। 3 ही का हुआ, अभी तक 3 आदमी, अभी तक हो अभी 3 ही आदमी हुआ, हो गया? चलो ठीक है, तो अब समझिए आंसर सी हो जाएगा क्योंकि ये V1 है तो V1 यानी कि वेयर चाहिए तो वेयर यहाँ पे हो जाएगा। फास्ट फास्ट नोट कीजिए। चलिए एक रूल और पढ़ाते हैं आपको, एक रूल और जल्दी। चलिए अब बात बताते हैं हम आपको कि वेयर पढ़ रहे लोग तो पूरा सिस्टम में पढ़े, शानदार तरीके से पढ़े। अब देखिए कहां कहां वेयर का यूज होगा, हमें बड़ा ही बारीकी से पढ़ना है, ठीक है? जैसे देखिए ये सेकेंड रूल है, आफ्टर, है ना? आफ्टर FEEL, after fill, watch, after fill watch, ये छोड़ो हटाओ यहाँ पे ऊपर नहीं लिखते नीचे लिखते हैं। after fill watch, watch, fill watch, hear, notice और see, है ना? fill, watch, hear, notice और see, ये 5 वर्ड्स दिख रहे हैं आपको?
तो आफ्टर फिल वॉच हियर नोटिस शी प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ये 5 वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट आया एंड देन वेयर इंफिनिटिव। वेयर इंफिनिटिव का मतलब होता है V1, है ना। अब समझिएगा कि ये 5 ऐसे वर्ब हैं जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेगा और जैसे इसको ऑब्जेक्ट दिया जाएगा तो कहता है कि हम अपने तुरंत बाद बेयर इंफिनिटिव लेंगे। क्या लेंगे? तो बेयर इंफिनिटिव लेंगे। अब समझाते हैं आपको कि बेयर ले लेगा। अब फिर कहता है कि मेरा PREACENT प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि वर्ब में क्या लगेगा? ING। थोड़ा लाइट कर रहा है क्या? एक सेकंड। क्या समझेगा कि ये 5 ऐसे वर्ड है कि कहता है कि मेरे बाद ऑब्जेक्ट दे दो और ऑब्जेक्ट के बाद आप बेयर इंफिनिटिव भी दे सकते हो और साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल भी दे सकते हो। दोनों में से कोई भी दे सकते हो। मैं दोनों के साथ खुश हूं। हमें किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हमको इतना वर्ड कोई मिले इसके बाद एक ऑब्जेक्ट दे दो और उसके बाद आप बेयर इंफिनिटिव दे दो या प्रेजेंट पार्टिसिपल दे दो। मैं दोनों के साथ खुश हूं और दोनों करेक्ट होता है। यानी कि V1 दोगे तो भी ठीक है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब वही होता है कि वर्ब में क्या लगाना है? ING। अगर ऑब्जेक्ट के बाद V1 दे तो वो सही है और वर्ब में ING दी अगर देते हैं तो वो सही है। दोनों का दोनों हमारा क्या आता है? करेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि I saw her dance, है ना। डांस और डांसिंग। तो ये रहा A, ये रहा B। अब आ गया टू डांस। तो टू डांस हमारा ऑप्शन क्या हो गया? C। और ऑप्शन एक D आ गया। कहता है कि A एंड B। अगर अब तो अभी आप देखो यहाँ पे C है तो C के साथ ऑब्जेक्ट हर है। ये हमारा हर है ऑब्जेक्ट है ना। तो C है ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कहता है कि हमको V1 भी दे सकते हो और वर्ब 4 भी दे सकते हो। V1 भी दे सकते हो वर्ब 4 भी दे सकते हो। तो देखो तो ये डांस V1 है फिर डांस में ING लगा तो वर्ब 4 है। तो A और B हमारा दोनों आंसर होगा। तो आंसर हमारा अब क्या हो गया? D। दोनों चाहिए कि I saw her डांस या I saw her डांसिंग। दोनों मेरा करेक्ट है। बोलो समझ आया? स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और एग्जांपल देते हैं हम आपको। एक और एग्जांपल देते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए एक और एग्जांपल। क्लियर हुआ सबका? बट एक ही ऑप्शन हो तो हाँ, तो एक ऑप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो डांस लगाओ या डांसिंग लगाओ। दोनों में से कोई भी करेक्ट है। एक और एग्जांपल समझते हैं। क्या जाता है? हम कहें कि we felt the earth। ये अर्थ क्या है? ऑब्जेक्ट है। अर्थ ये क्या है? तो ऑब्जेक्ट है। फिर समझते हैं। तो we felt the earth dash है SHAKE shake। B में टू shaking C में सेकेंड और D में नन। चाहे D में A एंड B। अब बोलो आंसर कौन सा सही है? बोलो आंसर कौन सा सही है? A होगा, B होगा, C होगा या आंसर D होगा? कौन सा होगा?
सर सारा ऑप्शन नहीं दिख रहा। ओहो सॉरी, अब समझिए ऑप्शन ए इसे एक मतलब हिलना होता है, 2 सेकेंड, सेकेंड भर थर्ड होता है, आईएनजी लगा भर फोर होता है। ये आंसर ए और बी, ए और बी। अब बोलिए कि आंसर क्या होगा? गुड, यानी कि सबको समझ में एकदम मस्त आ रहा है ना कि यहाँ पे 2 है तो 2 के साथ यहाँ भर में आईएनजी लगा, यानी कि फोर्थ फॉर्म है। तो 2 के साथ तो V1 आता है ना बस, 2 के साथ V1 आता है। यहाँ पे 4 दिया था, पहले तो काटेंगे हम इसी को, तो 4 तो कटेगा नहीं, तो 4 तो कट ही गया यहाँ से। अब बात आई कि क्या होगा फिर, तो अब होगा कि फेल्ट है तो ऑब्जेक्ट आया, तो ऑब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे? या तो V1 का यूज करेंगे या 4 का यूज करेंगे। तो 4 नहीं है तो आंसर क्या होगा? ए। बोले समझ आ रहा है क्या? अच्छा, ग्रामर समझ में आ रहा है सब लोगों को? कोई दिक्कत है ग्रामर में? बेयर या इंफिनिटिव कोई भी पॉइंट एकदम क्लियर, एकदम ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है ना, पूरा क्लियर आईने की तरह? नो प्रॉब्लम, थैंक यू। तो अब आप रिवीजन कीजिए, जो आज पढ़ाई हुआ है इसको रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछिए, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक ना? कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम पूछना है किसी को? एकदम क्लियर हो गया सबका? ओके, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय। ठीक।